हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे डू एज डायरेक्टेड। ये क्लास 10th से लेकर 12th तक सभी के लिए उपयोगी है और इसमें आज हमने कवर की हैं टोटल 6 एक्सरसाइज। पहली है सो दैट का प्रयोग, दूसरा है सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, तीसरा है इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना, चौथा है सेंटेंस को करेक्ट करना और पांचवा है एज सुन एज का प्रयोग और सिक्स्थ है बिकॉज का प्रयोग। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज हैं ये 11th और 12th वालों के लिए भी उपयोगी है और जबकि ये 4th 5th 6th 10th के लिए ही विशेष करके उपयोगी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनके प्रयोग कि कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग के क्या नियम हैं। सबसे पहला देखते हैं सो दैट का प्रयोग। सो दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले सो दैट का अर्थ क्या होता है ये एक साथ नहीं लिखा जाता, बल्कि आप देख रहे हैं बीच में डैश डैश है। इसका मतलब एक स्थान पर सो आएगा, फिर उसके बाद में दैट उसके बाद में आएगा। इसका अर्थ होता है कि इतना कि जब हम कहते हैं ना कि वो इतना गरीब है कि फ़ीस नहीं दे सकता, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, तो इसी सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सरल है इसका उपयोग। आपको सिर्फ क्या करना है कि वेरी को हटाना है और उसके स्थान पर सो लिख देना है। और आप ये मान के चलिए कि चूँकि 2 सेंटेंस थे इसलिए जो फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप है उसको आप हटा दीजिए और उसकी जगह पर जो कनेक्टर है दैट वो लिख दीजिए। तो सो के बाद में आ जाएगा दैट और दैट के बाद जोड़कर अब सेंटेंस दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। तो जो सेकंड सेंटेंस में आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रखा था वो भी स्मॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जिससे एग्जाम्पल मैंने लिया है शी इज़ वेरी वीक शी कांट वॉक। तो हमें कहाँ कहाँ चेंज करना है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्या करेंगे हम? वेरी को हटाना है इसलिए वेरी को अंडरलाइन किया है, फुल स्टॉप को हटाना है और ये जो शी का एस कैपिटल दे रखा है इसे हटाना है। अब इसकी जगह क्या आएगा? वेरी को हटाया और आपने क्या लगा दिया? सो। फुल स्टॉप को हटा दिया और लगा दिया दैट और कैपिटल इसको कर दिया स्मॉल एस। अर्थ देख लेते हैं क्या था। शी इज़ वेरी वीक शी कांट वॉक, वो बहुत कमज़ोर है वो चल नहीं सकती। और अब हमारा अर्थ क्या हो गया? शी इज़ सो वीक दैट शी कांट वॉक, वो इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं मेक नेगेटिव। अब ये जो है मेक नेगेटिव, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से के नियम लगते हैं। पहला हम देखते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब दी हो। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो बहुत ही सीधी सी बात है, आपको सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिख देना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर, तो आपको इसके बाद में लगा देना है नॉट, ये हो जाएगा ही इज़ नॉट अ टीचर। सेकेंड है शी कैन स्विम, अब कैन के बाद आप लगा देंगे नॉट, तो ये हो जाएगा शी कैन नॉट स्विम। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी था और ये आपने 8th तक कर भी रखा है। सेकंड देखते हैं मेक नेगेटिव। ये कब बनाना है? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो आप कैसे नेगेटिव बनाएंगे? तो देखिए, आपको फिर मेन वर्ब देखना है कि आपकी मेन वर्ब क्या कहती है। यदि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आप सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लिखेंगे। और यदि जैसे उदाहरण दिया है आई प्ले क्रिकेट, अब इसका आंसर क्या होगा? प्ले में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लिखेंगे? आई डोंट प्ले क्रिकेट। सेकेंड दिया है यदि वर्ब में एस या ईएस हो तो क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस डजंट लिखना है और ये जो प्लेस का एस था वही हमने यूज़ कर लिया है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे और लिखेंगे सिर्फ प्ले। ही डजंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि ये एस लगा हुआ था प्ले में एस, इसलिए ये हो गया डजंट और फिर प्ले रह जाएगा सिर्फ। तीसरा है कि यदि वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगी तो आप क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लिखना है, लेकिन अगेन आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है।
वी प्लेड क्रिकेट, क्या हो जाएगा? वी डिडंट प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब तीसरा एक और टाइप है जो पूछा जा सकता है, जो आजकल हर एग्ज़ाम में आ रहा है, मतलब 10th 11th 12th सारी क्लासेस में यही पूछा जा रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए। तो पहला है कि जब आपको डू डज डिड कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना है, उनके तुरंत बाद में आपको सिर्फ नॉट डू जोड़ देना है। जैसे आई डू माई वर्क डेली, तो अब डू तो दिया ही हुआ था और आपको नॉट डू जोड़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई डू नॉट डू माई वर्क डेली। ठीक है। सेकंड में है ही डज हिज ड्यूटी, तो फिर आपको नॉट डू ही जोड़ना है, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। तीसरा है दे डिड इट करेक्टली, अब डिड के बाद में नॉट डू लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट डू इट करेक्टली। ये वाला ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसी की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और अब हम तीसरा प्रयोग लेने हमारा अनलेस। अनलेस का क्या अर्थ होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, और इसका प्रयोग करते हैं हम इफ़ वाले को हटाकर। तो इफ़ का प्रयोग तो सिर्फ यदि होता है, इसलिए हमें क्या करना है कि यदि हटाना है और यदि नहीं लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इफ़ के साथ साथ हमको नॉट भी ढूंढना होगा, है ना। तो अगर इफ़ के साथ में डू नॉट मिल जाता है तो इफ़ तो हटाएंगे ही और डू नॉट भी हटा दीजिए। ये दोनों चीज़ों को हटा दीजिए और जिस जगह इफ़ लिखा था उसकी जगह पर अनलेस लिख लेना, है ना। और जो सेकंड पार्ट है वहाँ तक हम जाएंगे ही नहीं यदि हमको फर्स्ट पार्ट में ही इफ़ और डू नॉट दोनों एक साथ मिल गए। सेकंड पार्ट जो है इसका, जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है वो अनचेंज्ड रहेगा। जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फील। अब इसका आंसर क्या होगा? इफ़ हटाइए और इफ़ की तुरंत जगह पर लिखिए अनलेस, और डू नॉट को तो उड़ा दीजिए। तो क्या हो गया? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फील। आगे हमने कोई चेंजेस नहीं किया है ना, क्योंकि हमको पहले में ही इफ़ और डू नॉट मिल गए थे। अब दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आपको इफ़ के साथ में डज नॉट मिले, तब आप क्या करेंगे? तो आप इफ़ को हटाएंगे और इफ़ की जगह पे अनलेस लिखेंगे। लेकिन ये जो डज नॉट हटाया है, तो डू नॉट हटाते समय तो आपने उसको पूरे से हटा दिया, लेकिन जब ये डज नॉट हटाते हैं तो ये इसका जो एस है ना, इस एस को आपको वर्ब के पीछे ले जाना पड़ेगा। ये पूरा डज नॉट नहीं उड़ेगा, इसका एस रह जाएगा बाकी, और वो वर्क के पीछे आ जाएगा। अनलेस ही, जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ़ इट डजंट वर्क हार्ड ही विल फेल, तो इफ़ को हटाइए अनलेस लगाइए, डजंट को हटा दीजिए लेकिन इसको उठाकर एस वर्क के पीछे लगा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल। एक और टाइप हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपको वाक्य के पहले पार्ट में इफ़ तो मिल रहा है लेकिन आपको नॉट नहीं मिल रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि इफ़ और नॉट दोनों ही हटेंगे तभी अनलेस आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इफ़ को हटाइए और नॉट नहीं मिल रहा है, तो अब आप इसको ढूंढने के लिए आगे निकल जाइए। आप जाएंगे वर्ब, ये सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में, लेकिन अब यहाँ से सिर्फ नॉट को हटाना नहीं है तो हटा दीजिए, तो इफ़ और नॉट दोनों हट गए, वही वाला आपका रूल फॉलो हो गया। लेकिन कभी आपके पास वहाँ पर भी नॉट नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको पहले में नॉट नहीं मिलता है तो आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर वहाँ पर भी नॉट नहीं मिल रहा है, नॉट नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर नॉट को लगा देंगे। ठीक है। देखिए, पहला है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। अब देखिए, इफ़ तो मिल गया सेंटेंस में, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमको नॉट नहीं मिला। हम आगे चले गए, आगे जाके देखा कि यहाँ नॉट मिल गया है, तो यहाँ से नॉट को हटा दिया। आंसर क्या हो जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सेकेंड है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो इफ़ हटाइए और आगे बढ़ जाइए, तो इफ़ को हटा के अनलेस लिखा, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब आगे गए लेकिन आगे भी नॉट नहीं मिला, आपको सिर्फ मिला यू विल सक्सीड, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? नॉट को लगा देंगे, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है। तो
तो ये हो गया आपका पैटर्न अनलेस का। अब करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को कैसे करेक्ट किया जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सेंटेंस करेक्शन के लिए देखिए 2 फार्मूले ज़्यादातर 10th में आ रहे हैं कि या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब गलत रख रखी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, और या फिर उसमें वर्ब का फॉर्म गलत दिया है। तो आप इन दोनों को ही चेक करिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए पहला दिया है ही टेक टी। अब यहाँ क्या है, मिस्टेक क्या करिए इन्होंने, टेक लिखा है जबकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही है, तो इसके साथ में एस लगाना था, वो नहीं लगाया है, तो इसलिए आप क्या करिए, लगा दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका ही टेक्स टी। सेकेंड है ही हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो गलत लगा है, क्योंकि ही के साथ तो हैव आता नहीं है, ही के साथ हैज़ आता है, तो हैव को हटा दीजिए और हैज़ लगा दीजिए, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब इसका जो 6th लास्ट मैंने बताया था कि एज सुन एज का क्या मतलब होता है कि जैसे ही। इसका प्रयोग कब करते हैं हम, सेंटेंस के प्रारंभ में, क्योंकि जैसे ही ये हुआ, जैसे ही टीचर कक्षा में आए बच्चे खड़े हो गए, ठीक है, तो जैसे ही अर्थ है, तो इसलिए इसको शुरुआत में ही लगाना होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 2 सेंटेंस के बीच में आप कॉमा लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन, द थीफ सॉ द पुलिस ही रेन अवे। तो चोर ने पुलिस को देखा और फिर दूसरा है वह भाग गया। आंसर आपका हो जाएगा एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रेन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। ठीक है, तो ये आपके 6 एक्सरसाइज हैं और इनकी प्रैक्टिस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।